रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, जरा एक मिनट के लिए सोचें कि अगर आपसे यह सवाल किया जाए कि क्या आप सूअर का गोश्त खाना पसंद करेंगे, तो यकीनन आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि खिंजीर को अल्लाह ताला ने बिल्कुल हराम करार दिया है। इसलिए कोई भी मुसलमान इसे खाना तो दूर, इसके पास जाना भी पसंद नहीं करेगा। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक तौर पर कहना पड़ रहा है कि आज महज हिंदुस्तान और पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया में बसने वाले करोड़ों मुसलमान मुख्तलिफ शक्लों में बड़े शौक से खिंजीर को अपनी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा बना चुके हैं। आज की इस तहलका खेज वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह और कौन कौन सी चीजों में सूअर की चर्बी को मिलाया जा रहा है, और इसके साथ ये भी बताएंगे कि हम कैसे पहचान कर सकते हैं कि जो प्रोडक्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें सूअर का इस्तेमाल किया गया है या नहीं। सबसे पहले हम नूडल्स की बात करते हैं, जो मौजूदा दौर में बच्चों और बड़ों समेत सबकी पसंदीदा ग़िज़ा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये नूडल्स खाने से आप या आपके बच्चे शदीद बीमार पड़ सकते हैं, क्योंकि इनमें MSG नामी एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह सूअर की चर्बी से लिया जाता है। इस केमिकल को इस्तेमाल करने से नूडल्स की जिंदगी को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि इस काम के लिए मकई या फिर स्टार्च का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि सूअर की चर्बी इंतहाई सस्ती होती है, इसलिए स्टार्च के बदले इसका फायदा लिया जाता है। याद रहे कि इस केमिकल से पेट में दर्द, सर में दर्द, मैदे में जलन या इस जैसी कई और बीमारियां हो सकती हैं। नूडल्स को बनाने के तरीकेकार की बात करें तो सबसे पहले एक बड़े रोलर में आटे और मैदे को मिलाया जाता है, जिसके बाद इसमें मुख्तलिफ किस्म के मसाले और केमिकल मिलाए जाते हैं, जिनमें MSG केमिकल भी शामिल होता है। इसके बाद इन तमाम चीजों को मिक्स कर लिया जाता है और फिर आटे की तरह गूंद कर बारीक बारीक टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाता है, जिसके बाद इसे पकाया जाता है और फिर सबसे आखिर पर इसे पैक करके भेज दिया जाता है। दोस्तों, इसके बाद अगर हम कुरकुरे की बात करें तो इसमें भी बहुत से केमिकल्स के साथ साथ वही MSG केमिकल भी मिलाया जाता है। इसके बनाने की बात करें तो सबसे पहले मकई का आटा और दूसरे कई तरह के स्पेशल प्रोडक्ट्स मिलाए जाते हैं, जिसके बाद इन चीजों को अच्छी तरह मिक्स करके पकाया जाता है। फिर इसे कुरकुरे की शक्ल में काट कर सबसे आखिर पर मिसाला मिला दिया जाता है और फिर इसे पैक करके मार्केट में भेज दिया जाता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हम सबकी पसंदीदा चॉकलेट डेयरी मिल्क भी अब हराम चीजों से महफूज नहीं है। ये वो प्रोडक्ट है जो हर शख्स बहुत शौक से खाता है, लेकिन आपको बताते चलें कि इस चॉकलेट में भी सूअर की चर्बी मिलाई जा रही है। बल्कि कहा जाता है कि अगर इसके मेकिंग प्रोसेस से सूअर की चर्बी निकाल दी जाए तो इसे बनाया ही नहीं जा सकता। प्यारे साथियों, ये तमाम बातें हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि कुछ अरसा कबल मलाइशियन हुकूमती नुमाइंदों ने यह इंकिशाफ किया था कि मुसलमानों में हलाल खाने की अहमियत से आगाह होने के बावजूद बरतानवी कंपनी कैडबरी ने मुबैना तौर पर अपनी 2 किस्म की चॉकलेट में सूअर के अज्जा की आमेजिश करके मुसलमानों के जज्बात को मुश्तल कर दिया है। यहां तक कि मलाइशिया ने इस इंकिशाफ के बाद बरतानवी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला कर लिया है। इस हवाले से NGO के सदर अजवांदन हमजा ने कहा कि कैडबरी की 2 मसनूआत में सूअर का DNA मिला है, जो मुसलमानों के लिए हितक आमेज बात है। उन्होंने कहा कि कंपनी को मुसलमानों की रिवायात और जज्बात का ख्याल रखना चाहिए और इस किस्म की प्रोडक्ट्स बनानी ही नहीं चाहिए। मलाइशिया की वजारत सेहत ने जब कैडबरी कंपनी के चॉकलेट, डेयरी मिल्क, हेंजलनट और डेयरी मिल्क रोस्ट एलिमेंट का टेस्ट किया तो इनमें सूअर के DNA का इंकिशाफ हुआ। लिहाजा इस इंकिशाफ के फौरी बाद मलाइशिया के इस्लामी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ने मज़कूरा प्रोडक्ट का हलाल गिज़ा का सर्टिफिकेट मंसूख कर दिया। प्यारे साथियों, बरतानिया, अमेरिका, फिलिपाइन, जिम्बाब्वे, अफ्रीका, हॉलैंड और ब्राजील जैसे ममालिक के मुसलमान ऐसे इदारे कायम करने में कामयाब हो चुके हैं जो ग़िज़ाई अशिया के मशमूलात पर गहरी निगाह नहीं रखते, बल्कि मुमकिना तहकीक के बाद मुसलमानों को अच्छे बुरे की आगाही भी देते हैं। दरअसल यूरोप और अमेरिका की तमाम मल्टीनेशनल कंपनियां जो दुनिया के तमाम बड़े बड़े मुल्कों में अपना कारोबार चला रही हैं और अपनी मसनूआत के जरिए हर जगह मार्केट पर छाई हुई दिखाई देती हैं, ये तमाम कंपनियां यहूदियों की मिल्कियत हैं, जो एक मंसूबा बंद साजिश के तहत दुनिया भर के मुसलमानों को खुल्लम खुल्ला सूअर यानी खिंजीर की चर्बी खिला रही हैं। बिस्किट और केक समेत बेशतर बेकरी अशिया मसलन टूथपेस्ट, शेविंग क्रीम, च्युइंगम, चॉकलेट, टॉफी और कॉर्नफ्लेक्स, नीज डब्बा बंद चीजों में डब्बा बंद फल और फलों के रस के अलावा मल्टी विटामिन गोलियों समेत बेशतर एलोपैथिक दवाओं के टांकों में भी दीगर अज्जा के अलावा जो चीज लाजमन शामिल होती है वो खिंजीर की चर्बी है।
ماہرین کا کہنا ہے کہ صرف فرانس میں 42,000 کی تعداد میں خنزیروں کے فارم ہیں جہاں خنزیر کی پرورش اور دیکھ بھال کی جاتی ہے۔ چونکہ سور کے جسم میں چربی بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے آج سے 60 سال پہلے تک فرانسیسی کمپنیاں اس چربی کو جلا کر ضائع کر دیتی تھیں، لیکن پھر جب یہ کمپنیاں رفتہ رفتہ یہودیوں کے زیر انتظام آئیں تو دولت کے لالچی ان یہودیوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خنزیر کی چربی کو صابن بنانے میں استعمال کرنا شروع کر دیا اور بعد میں شیونگ کریم میں اس کی آمیزش ہوئی۔ پھر کچھ عرصے بعد خواتین کی افزائش حسن کے سامان جیسے بیوٹی کریمز اور نیل پالش وغیرہ میں خنزیر کی چربی پگھلا کر ملائی جانے لگی اور ٹوتھ پیسٹ میں بھی اس حرام چیز کا استعمال شروع ہو گیا۔ چونکہ اب بین الاقوامی تجارتی قانون کے تحت تمام اشیاء فروخت کے ڈبے یا پیکٹ پر یہ لکھنا ضروری ہوتا ہے کہ اس کے اندر کون کون سے اجزاء شامل ہیں اور اس کی تغذیاتی قوت کیا ہے، چنانچہ شروع میں ڈبے یا ریپر کے اوپر پگ فیٹ لکھا جاتا تھا، مگر کچھ لوگوں نے ان کمپنیوں کے ذمہ داروں کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ تمام دنیا کے مسلمان خنزیر کو نجس اور سخت حرام تصور کرتے ہیں، اور 100 سال پہلے ہندوستان میں 1857 کی جنگ آزادی، جسے سامراج نے ہلکا اور بے وقت کرنے کے لیے غدر کا نام دیا تھا، اسی سور اور گائے کی چربی کے استعمال کے خلاف شروع ہوئی تھی۔ لہٰذا ان مکاروں نے اپنے تجارتی مفادات کے پیش نظر پیکٹ پر پگ فیٹ کی بجائے اینیمل فیٹ لکھنا شروع کر دیا۔ اسی دوران عرب اور دیگر اسلامی ممالک میں تیل کی دولت کی بہتات ہوئی اور ان مغربی ممالک نے بڑے پیمانے پر عرب اور مسلم ممالک میں اپنے کاروبار کو فروغ دینے کا سلسلہ شروع کیا۔ تو ان مسلم حکومتوں کے ذمہ داروں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کس حیوان کی چربی استعمال کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنی فطری مکاری سے کام لیتے ہوئے جواب دیا کہ ہم ان چیزوں میں گائے اور بھیڑ کی چربی کا استعمال کرتے ہیں۔ لیکن جب مسلم ممالک نے انہیں آگاہ کیا کہ اسلام میں ہر اس حلال جانور کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے جسے حلال طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح نہ کیا گیا ہو، لہٰذا ہم ان اشیاء کا استعمال نہیں کر سکتے، تو ان مکاروں کی ملٹی نیشنل کمپنیوں نے اشیاء خورد و نوش کے پیکٹ پر خنزیر کی چربی اور حیوانی چربی کے الفاظ لکھنے کی بجائے ایک مخصوص خفیہ اشارہ ای کوڈ کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ محققین کا کہنا ہے کہ ان کے فرانس کی پیگل لیبارٹری کے ایک ملازم کی اطلاع کے مطابق E100 سے لے کر E904 تک جتنے کوڈ غذائی اشیاء کے پیکٹ ریپرز یا ڈبے پر درج ہوتے ہیں، ان سے مراد سور کی چربی ہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر برطانیہ کمپنی کے مختلف بسکٹ جیسے نیوٹری چوائس اور کریم کریکر وغیرہ کے ریپر پر اس میں شامل اجزاء کی فہرست میں E481 بھی درج ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ گیہوں کے آٹے، نباتاتی تیل اور شکر وغیرہ کی شمولیت کا حوالہ بھی ہے۔ حتیٰ کہ بازار سے مہر بند اشیاء خوردنی جیسے بسکٹ وغیرہ خریدتے وقت ای نمبروں کے اندراج کو ضرور چیک کر لیا کریں، کیونکہ E100 سے لے کر E904 تک تمام کوڈوں سے مراد خالص سور کی چربی ہی ہوتی ہے۔ اب یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ چند ای کوڈز مشکوک ہیں، یعنی ان کے حرام یا حلال ہونے میں شبہ ہے۔ لہٰذا حدیث نبوی ہے کہ جو چیز شک و شبہ والی ہو اس کو اس وقت تک ترک کر دینا لازم ہے جب تک کہ تحقیق و تفتیش کے ذریعے اس کے حرام یا حلال ہونے کا قطعی فیصلہ نہ ہو جائے۔ لہٰذا اس حدیث کے مطابق مسلمانوں کو بھی ان چیزوں سے حتی الامکان پرہیز کرنا چاہیے۔